डॉक्टर साहब, एक लतीफ़ा मैंने फेसबुक पे पढ़ा ऐसे ही चलते चलते, डॉक्टर के पास जाने से पहले जितने चावल आप खा सकते हैं खा लें, क्योंकि डॉक्टर के पास जाने के बाद जो पहली चीज़ डॉक्टर ने मना करनी है वो चावल है। क्या चावल इतना ही बुरा है? इससे कोई बीमारियाँ होती हैं? चावल अच्छी चीज़ नहीं है क्या? चावल के अंदर क्या खराबी है? इसके अंदर जो स्टार्च है, कार्बोहाइड्रेट जो है, हाँ, ये बॉडी में जाके शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। ओके। और जब ये शुगर में कन्वर्ट होता है तो एक प्लेट चावलों की आपको 8 से 9 चम्मच चीनी के देती है। हमारा मसला स्टार्चेस और कार्बोहाइड्रेट्स है। चावल बॉडी में जाके क्या कर रहे हैं? वो आपको 8 से 9 चम्मच चीनी दे रहे हैं। जब आप समझे 9 चम्मच 8 चम्मच आपने चीनी खा ली, जब आप इतनी चीनी खा लेंगे तो फिर आप शुगर के लिए तैयार रहें, फिर आप फैटी लिवर के लिए भी तैयार रहें, फिर आप हार्ट डिजीज के लिए भी तैयार रहें, आप हाई यूरिक एसिड के लिए भी तैयार रहें। क्योंकि जो चीनी है, एक चम्मच चीनी जो है उसके अंदर 50% फ्रुक्टोज है और 50% ग्लूकोज है। तो अल्टीमेटली जो चावल है बॉडी में जाके चूंकि चीनी में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो फिर उसके साथ वो तमाम नुकसानात के लिए तैयार रहें जो कि चीनी की वजह से। डॉक्टर साहब, एक लतीफ़ा मैंने फेसबुक पे पढ़ा ऐसे ही चलते चलते कि डॉक्टर के पास जाने से पहले जितने चावल आप खा सकते हैं खा लें, क्योंकि डॉक्टर के पास जाने के बाद जो पहली चीज़ डॉक्टर ने मना करनी है वो चावल है। अब आप चूँकि मेडिसिन में, अपनी लाइफ में, अपने प्रैक्टिस में ग़िज़ा को भी बड़ी तफसील से देखते और बताते हैं, क्या चावल इतना ही बुरा है? इससे कोई बीमारियाँ होती हैं? ये ओवरऑल कहते, बल्कि बाज़ लोग तो चावल को समझते हैं कि ये कोई बुरी चीज़ है, कोई मर्ज़ है ये। चावल अच्छी चीज़ नहीं है क्या? अच्छा, अब इसमें फिर वही तो बात आ जाती है। आप ये देखिए, आपको मैं बड़ी सिंपल सी मिसाल के साथ समझाता हूँ। सबसे ज़्यादा चावल जो है ना, जापान में खाया जाता था किसी ज़माने में, ठीक है, और आपको पता है कि उनके साथ उनका ज़्यादा सी फूड है, ठीक है, चाइनीज़ में भी ऐसे। जी जी, बांग्लादेश में भी यही कॉन्सेप्ट है। इन लोगों में हार्ट अटैक का और स्ट्रोक का इंसिडेंस सेकेंड वर्ल्ड वार से पहले 0% था, और ये चावलों पे है। इसी तरह हमारे बांग्लादेशी भाई, चावल उनकी स्टेपल फूड है ना, तो उनके अंदर, और आपने, मेरा ख्याल है कि आज से अगर हम, क्योंकि अभी तो चूंकि जो स्टैंडर्ड अमेरिकन डाइट है, ये जो पिज़्ज़े बर्गर और बोतलें सारी दुनिया में पहुंची और एक वबा आई मोटापे की। इससे पहले कभी आपने, आज से 50 साल पहले पीछे चले जाएं, किसी बंगाली भाई को आपने मोटा देखा था? बंगाली बड़े स्लिम। किसी जापानीज को, चाइनीज को आपने मोटा देखा था तोंद के साथ? जबकि वो रोजाना क्या दिन में 3 दफा चावल खाते हैं। थाईलैंड के अंदर मैंने देखा है कि वो खाते ही चावल है। मामला वहां से बिगड़ा है आके, जहां पे आके स्टैंडर्ड अमेरिकन डाइट है क्या? पिज़्ज़े, बर्गर, पास्ते, शवारमास, बोतलें, स्मूदीज, एनर्जी ड्रिंक्स, ठीक है जी, कॉफीज हाई शुगर कंटेंट्स के साथ काफ़ी, मैं ब्लैक कॉफ़ी की बात नहीं कर रहा, डिफरेंट किस्म के स्मूदीज, ये जहाँ से मामला आके बिगड़े। अब चावल के अंदर क्या खराबी है मौजूदा दौर में? चूँकि हम कार्डियो मेटाबॉलिक डिजीज़ के साथ लड़ रहे हैं, पाकिस्तान अपनी प्रेवलेंस में डायबिटीज़ की इस वक्त दुनिया में नंबर 1 पे। अच्छा, इस खित्ते में जो है पाकिस्तान इज़ नंबर 1 डायबिटीज़ होने के हवाले से पूरी दुनिया में, जी, नंबर 1 पे है। चावल क्या इसमें पार्ट प्ले कर रहे हैं? चावल पार्ट ये प्ले कर रहे हैं, और मैं यहाँ पे अपने दोस्तों को जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, जो पढ़ी लिखी क्लास है, वो गूगल पे जाएं और प्रोफेसर डेविड अनविन टाइप करके उनके फूड चार्ट्स को डाउनलोड कर लें, ठीक है। उसमें उन्होंने बड़ा ही सिंपल ये किया है। और जो अनविन है, डॉक्टर अनविन, वो एक बेसिकली फैमिली फिजिशियंस हैं। उन्होंने कहा यार लोगों को इस तरह नहीं समझ आता कि कितने % कार्बोहाइड्रेट है, कितने % ये। उन्होंने हर फूड के आगे उसके अंदर जितने चम्मच चीनी के बराबर शुगर है, जितने चम्मच के बराबर, वो उन्होंने उसके सामने उतने चम्मच की तस्वीर बना दी है। मिसाल के तौर पे चावलों की प्लेट के अगर आप उनके देखेंगे तो उन्होंने 8 चम्मच चीनी के बनाए हुए हैं, क्योंकि इसके अंदर जो स्टार्च है, और यही स्टार्च आलू में भी है, कार्बोहाइड्रेट जो है, हाँ, ये बॉडी में जाके शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। ओके। और जब ये शुगर में कन्वर्ट होता है तो एक प्लेट चावलों की आपको 8 से 9 चम्मच चीनी के देती है। अब आपको बात समझ आई? हमारा मसला स्टार्चेस और कार्बोहाइड्रेट्स है, क्योंकि ये मैटर नहीं करता कि आप कितनी कैलोरीज खा रहे हैं। आप ऑन एवरेज एक बंदे की 2500 कैलोरीज कहते हैं जी, एक यंग बंदे को चाहिए, अगर वो बड़ा काम करने वाला है, मजदूर है, तो 3000 कैलोरीज, ठीक है। आप ये 3000 कैलोरीज में से 2000 कैलोरीज कार्बोहाइड्रेट के साथ लें, और एक दूसरे ग्रुप को 3000 के बजाय 5000 कैलोरीज दें जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स ना हो,
वो फैट्स और प्रोटीन हो उसके अंदर। हाँ जी, मोटा ये होगा 3000 कैलोरीज वाला, 5000 कैलोरीज वाला नहीं होगा। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि इस कॉन्सेप्ट को दफन कर दें। होता यह है कि जो कुछ आप खा रहे हैं वो बॉडी में जाके करता क्या है। तो चावल बॉडी में जाके क्या कर रहे हैं, वो आपको 8 से 9 चम्मच चीनी दे रहे हैं। जब आप समझे 9 चम्मच 8 चम्मच आपने चीनी खा ली, जब आप इतनी चीनी खा लेंगे तो फिर आप शुगर के लिए तैयार रहें, फिर आप फैटी लिवर के लिए भी तैयार रहें, फिर आप हार्ट डिजीज के लिए भी तैयार रहें, आप हाई यूरिक एसिड के लिए भी तैयार रहें। क्योंकि जो चीनी है, 1 चम्मच चीनी जो है उसके अंदर 50% फ्रुक्टोज है और 50% ग्लूकोज है, और इसको कंबाइंड हम सुक्रोज कहते हैं। ये जो 1 चम्मच चीनी का है, वो जो फ्रुक्टोज है वो बॉडी में जाके फैटी लिवर तो करेगी, साथ आपका यूरिक एसिड भी बढ़ जाता है। यूरिक एसिड भी सेम पाथवे से बढ़ रहा है आपका। और जब यूरिक एसिड बढ़ेगा तो उसके साथ जो नाइट्रिक ऑक्साइड है, जो कि आपकी आर्टरीज की वेजोडाइलेटेशन, जिससे आपके दिल की नालियां खुली रहें, वो नाइट्रिक ऑक्साइड के बनने का अमल नीचे चला जाता है। और यही जो वेजोडाइलेटेशन है हमें चाहिए मर्दों में एक नॉर्मल इज़्दिवाजी जिंदगी के लिए। जब ये नाइट्रिक ऑक्साइड ही नहीं बनेगा तो आपकी वेजोडाइलेटेशन नहीं होगी और उस मुकाम के ऊपर, और फिर आपके लिए इज़्दिवाजी मसाइल आएंगे। तो बात कहाँ से शुरू हुई थी? शुगर के साथ। शुगर से निकली फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज से बना यूरिक एसिड, यूरिक एसिड से बाद आगे चली वेजोडाइलेटेशन की। जब वेजोडाइलेटेशन नहीं हुई तो आपको ब्लड प्रेशर हो गया, ब्लड प्रेशर हुआ तो साथ आपको उधर से इज़्दिवाजी जिंदगी के मसाइल आ गए। हाई ब्लड प्रेशर के साथ अब आपकी जो खून की नालियां हैं उनके अंदर एंडोथेलियल डैमेज होना शुरू हो गया। जब एंडोथेलियल डैमेज हुआ तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज आ गई। तो आप ये देख लें कि चीनी के साथ जो बात हो रही थी, हाँ, तो अल्टीमेटली जो चावल है बॉडी में जाके चूंकि चीनी में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो फिर उसके साथ वो तमाम नुकसानात के लिए तैयार रहें जो कि चीनी की वजह से। अच्छा चलें, अब चावल जो है उसके मुतबादिल के तौर पे रोटी खाते हैं लोग जी। तो रोटी और चावल में जो आपने बीमारियां बताई हैं जी, ये रोटी में कम है चावल की निस्बत? कदरे कम है। अगर आप चोकर मिला आटा, और ये जो हमारे यहाँ मुख्तलिफ किस्म के जो आजकल आटों का भी रिवाज चला हुआ आपने देखा है, बहुत है जी, मल्टीग्रेन्स रादर वी हैव बीन टर्न्ड इनटू अ नेशन ऑफ ग्रेनेटेरियंस। हमें ग्रेनेटेरियंस बना दिया गया, ग्रेन्स। और मजेदारी की बात है, जो बड़े बड़े अच्छे अपनी तरफ से कहते हैं ना जी कि हम ये जो मल्टीग्रेन आटा बना रहे हैं, तो उसके जब कंटेंट देखें ना, उसके अंदर मकई भी डाली होती है। मकई का भी वही काम है जो कि आपकी फ्रुक्टोज का। हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप, ये जो बेकरीज में इस्तेमाल होता है, वो मकई से तो निकलता है। मकई डाल के तो आप भूल जाए वो मल्टीग्रेन आटा आपको कोई फायदा देगा। आप रोटी के, पहली बात तो ये है कि किसी भी किताब में नहीं लिखा हुआ कि तीनों खानों के साथ आपने रोटी जरूर खानी है। सुबह का वक्त एक ऐसा होता है, अर्ली मॉर्निंग, जिसमें भूख कम से कम लगती है, क्योंकि उस वक्त आपके जो हंगर हार्मोन्स होते हैं खाने को दिल नहीं करता, कुछ खाने को दिल नहीं करता। अक्सर बच्चे सुबह के वक्त खाने के लिए तैयार नहीं होता, माएँ आ जाती हैं ये तो सुबह खा के कुछ नहीं जाता। भाई इसका फायदा उठाएं, अपना नाश्ता स्किप करना सीखें, कोई जरूरी नहीं है। उससे क्या होगा, चूंकि आपने रात को आखिरी दफा 8, 9, 10 बजे खाना खाया था, अब आपने सुबह जब आपका जो टाइम है नाश्ते का वो आपने स्किप कर दिया और आप उसको खींच के ले गए लंच तक। तो इस सारे अरसे के अंदर चूंकि आपने कुछ नहीं खाया, तो आपकी जो इंसुलिन लेवल है बॉडी में वो सप्रेस रहेगा, क्योंकि इंसुलिन तो तब ऊपर आनी है ना जब आप कुछ खाएंगे। नहीं तो एनर्जी भी तो डाउन हो जाएगी डॉक्टर साहब। एनर्जी कैसे डाउन होगी जब आप सुबह अर्ली मॉर्निंग। अच्छा, ये भी बड़ा एक कॉन्सेप्ट है। मैं पूरा कर लो जुमला। कहते हैं जी नाश्ता जो है वो बादशाहों की तरह करना चाहिए। जी, और ये जो टर्म है ना, ये उन्हीं लोगों की इजाद का है जिसको मोहल्ले में पूछे ना किसी से कि यार वो फला बंदा कहता छड्डो जी होते बादशाह बनता है तो ये टर्म उन्होंने हमारे यहाँ बादशाह होते हैं, ये उन्होंने इजाद की हुई है टर्म। नाश्ता किसी तरह जरूरी नहीं है, आप अपना फास्टिंग पीरियड लेंथी करें। ठीक है, अगर आपको सुबह बच्चा आपका नहीं खा रहा या आपका दिल नहीं कर रहा, खुदा के लिए इसका फायदा उठाएं, इसको लेंथी कर लें। और जब आप इतना अरसा कुछ नहीं खाएंगे तो आप कमजोर नहीं होंगे, आप बहुत एनर्जेटिक हो जाएंगे। कैसे? जब आप कुछ नहीं खा रहे होते तो आपकी बॉडी को एनर्जी तो चाहिए। अल्लाह मियाँ ने आपको डिजाइन इसलिए किया हुआ है, आपको अल्लाह मियाँ ने एक लोहे बंद और सिक्के बंद चीज बना के भेजा हुआ है दुनिया के अंदर। अल्लाह मियाँ ने जब आपको इंसान को इस दुनिया में जन्नत से धक्का दिया था ना, तो अल्लाह मियाँ को पता था कि जाते ही इसको खाना पीना कुछ नहीं मिलना। समझिए मेरी बात। तो बॉडी के अंदर जो आपने जो फैट का एनर्जी का जखीरा रखा हुआ है, जो आपके पेट के ऊपर है,
आपके कूलों के ऊपर है, आपकी विसरल फैट है, ये सारी आपकी एनर्जी है। जब आप कुछ नहीं खाएंगे तो आपकी बॉडी अपनी एनर्जी इस फैट से ड्राइव करेगी। ना सिर्फ आपकी तोंद अंदर जाना शुरू हो जाएगी, आपकी बेली कम होना शुरू हो जाएगी, वो क्योंकि अब आपकी बॉडी एनर्जी के लिए फैट को यूज कर रही है। आपने ब्रेन की बात की थी, अगर ब्रेन के दो चीजों का ऑप्शन दिया जाए कि ग्लूकोज लेना है या कीटोन्स लेनी है, कीटोन्स फैट से बनती हैं, जब आपकी फैट बर्न होगी तो कीटोन बॉडीज बनती हैं। ब्रेन से आप पूछें कि तुझे क्या खाने के लिए चाहिए, ब्रेन आपको हमेशा कीटोन की प्रेफरेंस बताएगा। ब्रेन ग्लूकोज, अगर आप ब्रेन को ग्लूकोज से महरूम रखेंगे आपकी कीटोन्स पे चलेगा। अगर आप मिसाल के तौर पे ब्रेन को 3 मॉलिक्यूल्स देते हैं ग्लूकोज के और 1 मॉलिक्यूल देते हैं कीटोन का, तो 1 मॉलिक्यूल कीटोन का 3 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के बराबर है। दिस इज अ प्रेफर्ड चॉइस फॉर ब्रेन। आपका भी तजर्बा करके देखिएगा, आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करके देखें 16 घंटे की, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा आपका ब्रेन इतना रोशन होता जाएगा, आपकी सोचने समझने की सलाहियत इतनी ज्यादा होती चली जाएगी। चले इसको दूसरे एंगल से देखें, जब एक बड़ा अच्छा आप दोपहर को लंच शानदार करते हैं तो 15-20 मिनट के बाद आप एनर्जेटिक होते हैं या आंखें बंद होनी शुरू हो जाती है? नींद आ जाती। क्यों आती है नींद आपको? एनर्जी लेवल डाउन हुआ ना, फिर खाने से डाउन हुआ, क्योंकि अब आपकी बॉडी उस तमाम फूड का जो बोलस है और जो सरप्लस फूड है उसके मेटाबॉलिज्म बॉडी को तो पड़ गई मुसीबत, हजम करना है उसको। अब सारी जो फैक्ट्री है आपकी बॉडी की वो तो उसकी तरफ लगी ना उसको हजम करने के लिए, और आप नीचे जाना शुरू हो गए क्योंकि वो एनर्जी जो आपको मिलनी चाहिए थी वो अब एनर्जी सर्फ हो रही है उस फूड को ठिकाने लगाने के लिए। जितना, और मैंने तजर्बा करके देखा, मैंने 24 घंटे की फास्टिंग में आम कर लेता हूँ, मेरे ऐसे दोस्त भी हैं जिन्होंने 2-2, 3-3 दिन की फास्टिंग डॉक्टर्स ने करके देखी है, उनकी टमीज इस तरह से फ्लैट है कि शायद हमारे किसी क्रिकेटर या स्पोर्ट्समैन की नहीं होगी। सारी फैट उन्होंने इस तरह से अपनी उड़ा दी है इंटरमिटेंट फास्टिंग के साथ, क्योंकि इंटरमिटेंट फास्टिंग जितनी लंबी होती चली जाती है और इंटरमिटेंट फास्टिंग के साथ सिर्फ फैट नहीं जाती। इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब ये है कि फैट के साथ साथ आपके वो तमाम डेड और गार्बेज सेल जो आपकी बॉडी में जिन्होंने आगे चल के कैंसर बनना था, वो सारे बॉडी जो है ना उनको डिटॉक्स कर देती है, उसको बॉडी से उनको डेड करके बॉडी से एक्सपेल कर देती है, और आपका कैंसर इंसिडेंस इंटरमिटेंट फास्टिंग के साथ वे बिलो हो जाता है एक नॉर्मल बंदे के निस्बत।